हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 20th का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में जो है हम लोगों ने 13 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो जिन्होंने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, जिन्होंने जो है उस फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, तो एक बार ज़रूर कर लीजिए। और जिन्होंने अभी तक जो हम लोगों ने जो है 19 प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, वो अभी तक सारे प्रैक्टिस टेस्ट जो है सॉल्व नहीं किए हैं, वो सारे वीडियोस नहीं देखे, तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। एक बार सारे प्रैक्टिस टेस्ट ज़रूर सॉल्व कर लीजिए ताकि CUET में आप भी एक अच्छा स्कोर कर सकें और जो कॉलेज आपको चाहिए जो वो आपको आसानी से मिल सके और आपका जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल हो सके। तो जिस प्रकार से हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं और लगातार आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट लेके आ रहे हैं कि आपकी जो है तैयारी अच्छी हो सके, प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से कम समय में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकें, तो आप भी उसी प्रकार से अपनी तैयारी को लगातार बेहतर बनाते चलिए। तो चलिए भाई, आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रैक्टिस टेस्ट 20th का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 13 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो जिन्होंने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जो एक बार उसको जाके जरूर देख लें। तो आज की जो क्लास है वो क्लास जो है 14th क्वेश्चन से स्टार्ट होगी। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और प्रैक्टिस टेस्ट 20th का आपका 14th नंबर का क्वेश्चन। तो हमेशा की तरह सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि 4 men and 3 women finish a job in 6 days and 5 men and 7 women can do the same job in 4 days. तो how long will 1 man and 1 woman take to do the work? 4 पुरुष और 3 महिलाएं एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं और 5 पुरुष और 7 महिलाएं सामान्य कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक आदमी और एक औरत उस काम को करने में कितना समय लेंगे? तो अब यहाँ पर देखो भाई, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दिया गया है 4 men and 3 women finish a job in 6 days। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 into 6 men प्लस आपका हो जाएगा आपका 3 into 6 women। ये इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? ये इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5 into 4 men प्लस 7 into 4 वुमेन के। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जो है, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 24 मैन प्लस आपका हो जाएगा 18 वुमेन प्लस हो जाएगा आपका 18 वुमेन इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 20 मैन प्लस हो जाएगा आपका 28 वुमेन। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर दो, मैन को एक तरफ कर लो, वुमेन को एक तरफ कर लो। तो यहाँ पर देखो आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 24 माइनस 20, तो ये 4 मैन आ जाएगा। 4 मैन इक्वल्स टू 10 वुमेन के हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ तो 1 मैन इक्वल्स टू कितने का हो जाएगा? 10/4 वुमेन के। तो यहाँ पे अगर मैं 2 से इसको कैंसिल कर दूँ दोनों को, तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 मैन इक्वल्स टू आपका 5/2 वुमेन के। क्लियर है? 1 मैन इक्वल्स टू किसके आ जाएगा आपका? 5/2 वुमेन के। तो अब कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल 1 मैन एंड 1 वुमेन टेक टू डू द वर्क। तो अब इस 1 मैन को हम 1 वुमेन में कन्वर्ट कर लें। अगर हम 1 मैन को 1 वुमेन में कन्वर्ट कर लें तो यहाँ पे दिया है कि 1 मैन और 1 वुमेन इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस 1 मैन को हम 1 वुमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं और 1 मैन इक्वल्स टू है 5/2 वुमेन के। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5/2 वुमेन प्लस वुमेन। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7/2 वुमेन। ठीक है ना? अगर हम टोटल वर्क की बात करें, अगर हम टोटल वर्क की बात करें कि भाई टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है, तो देखो यहाँ पर शुरुआत में दिया गया है कि 4 मैन एंड 3 वुमेन फिनिश अ जॉब इन 6 डेज। तो यहाँ पर हम 4 मैन को कन्वर्ट कर लेते हैं वुमेन में, तो 1 मैन इक्वल्स टू 5/2 वुमेन के हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू, ये हो जाएगा आपका जो है 4 इंटू 5/2 वुमेन प्लस हो जाएगा आपका क्या 3 वुमेन।
प्लस हो जाएगा आपका 3 वुमेन, और इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे आप जो है किसका 13 का। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जो है 4 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 10 और 3 हो जाएगा 13, 13 10 और 3 कितना हो जाएगा आपका 13। तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई होगा ना, जो 6 दिनों में पूरा करते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 6, तो 13 इंटू 6 अर्थात टोटल वर्क आ जाएगा आपका 78। ठीक है ना। तो अब ये पूरा किसको करना है, 7/2 वुमेन को, ये जो है टोटल वर्क कितना करना है 78। तो एक वुमेन कितने दिन में फिनिश कर देगी, तो आपने कहा कि 78 इंटू 2 अपॉन आपका 7, तो ये हो जाएगा आपका 156, 156 अपॉन 7 कितना आ जाएगा आपका 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 बचेगा 2 अपॉन 7, 22:2/7 डेज आपका सही आंसर आ जाएगा, डेज आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर आ जाएगा, नन ऑफ दीज। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, मैन को भी वुमेन में कन्वर्ट कर लिया। तो टोटल आ गया आपका 7/2 वुमेन, टोटल वर्क आ गया आपका 13 इंटू 6 तो 78। ठीक है ना। तो 78 वर्क को करने में 7/2 वुमेन कितना समय लेंगी, तो 78 7/2 वुमेन्स इक्वल टू 78, तो 1 वुमेन को कितना समय लगेगा, तो आपका जो है 22:2/7 डेज आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 15th नंबर का क्वेश्चन है कि देयर इज 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 6 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, what will be the compound interest of 12,000 rupees after 3 years at the same rate। साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में एक राशि में 60% की वृद्धि होती है, उसी दर से 3 वर्ष बाद 12,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लें। तो देखो, अगर आप यहाँ पे मान चलो कि जो प्रिंसिपल है अगर वो आपका 100 रुपीज है, प्रिंसिपल कितना है 100 रुपीज है, तो देयर इज 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 6 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। तो जो आपका अमाउंट है, जो आपका अमाउंट है वो हो जाता है आपका 160 रुपीज। कितने समय में, कितने टाइम में, तो आपने कहा 6 ईयर में, 6 ईयर में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना हो गया, तो आपने कहा 160, प्रिंसिपल कितना था 100, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 6 वर्षों में 60 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ आपका 6 वर्षों में 60 रुपए हो गया। क्लियर है भाई। प्रिंसिपल अगर आपका 100 रुपीज आपने माना है, तो जो आपका अमाउंट हो कितना हो गया 60% बढ़ गया ना, तो भाई 100 का 60% कितना हो गया 60, अर्थात अमाउंट आपका कितना हो गया 160 हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 60 रुपीज, कितने समय में 6 ईयर में। तो यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT अपॉन 100। तो अगर मैं बात करूँ तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा SI इंटू 100 अर्थात 60 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना माना है आपने 100 इंटू आपका टाइम है 6, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% आ जाएगा। अब देखो आगे कह रहा है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12,000 रुपीज आफ्टर 3 ईयर्स एट द सेम रेट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकला आपका 10%। इस पे आपको बताना है, क्या बताना है, इस पे आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो आपने कहा ये होता है आपका किस पर 12,000 रुपीज पर, तो ये हो जाएगा जो है आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 12,000 इंटू 1 प्लस R कितना है आपका 10 अपॉन 100 और ये कितने समय में, तो आपने कहा 3 ईयर में, 3 ईयर में। ठीक है ना, 3 ईयर। ठीक है, क्लियर है। तो पावर 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 12,000 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 11 अपॉन 10 के पावर आपका 3 आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 12,000, 11 का जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 331 और 100 का जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1000। अब देखो यहाँ पर आप इन 0 को इससे कैंसिल कर दो तो जो आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा कितना आ जाएगा आपका 12 1 जा 12 बचेगा 1 आपका होल्ड हो जाएगा।
12 3 जा आपका 37, 12 3 जा कितना हो जाएगा, सॉरी 12 3 जा आपका 36 होगा, 37 नहीं तो 36 होगा, 36 और 1 हो जाएगा 37, 3 आपका होल्ड हुआ, 12 3 जा 36 और 3 हो जाएगा आपका 39। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आ जाएगा आपका 3972, कितना आ जाएगा 3972। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, यहाँ से आपने क्या निकाली, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, और यहाँ से जो है आप निकालने कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 12,000 रुपीज़ पे 3972 रुपीज़। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है कि एट ए रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एन अमाउंट ऑफ 2100 रुपीज बिकम्स 2352 रुपीज इन 2 years. If the interest rate is decreased by 1%, what is the new interest in 2 years? साधारण ब्याज की दर से 21 रुपये की राशि 2 वर्षों में 2352 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 1% की कमी कर दी जाए तो 2 वर्ष में नया ब्याज कितना होगा। तो अब यहाँ पर देखो, आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष का क्या होता है, समान होता है, ठीक है ना। तो एक चीज़ देखो कि 2 ईयर में जो आपकी 2100 की जो आपकी राशि है वो कितनी हो गई, तो आपने कहा 2352 रुपीज़। तो वे सिंपल इंटरेस्ट के आधार पर ही तो हुई। तो अगर मैं कहूं कि 2 वर्ष में कितनी बढ़ गई, 2 वर्ष में यह कितनी बढ़ गई, तो आपने कहा 2352 में से 2100 को जरा माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 252 रुपीज़ बढ़ गई। तो 2 वर्ष में अगर इतना बढ़ गई तो 1 वर्ष में कितना बढ़ी, 2 वर्ष में अगर जो है 2 वर्ष में अगर इतना बढ़ गई, 2 वर्ष में अगर सिंपल इंटरेस्ट आपका 252 रुपये मिला तो 1 वर्ष में कितना मिला, तो आपने कहा कि 1 वर्ष में मिल गया, 1 ईयर में मिल गया कितना, 126 रुपये, ठीक है ना। 1 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया, 126 रुपये, 2 का हमने भाग दे दिया, कितना आ जाएगा आपका 126 रुपीज़। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। आपको प्रिंसिपल पता कितना 2100 रुपीज़ है, 1 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त हुआ 126 रुपीज़। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो SI कितना है आपका 1 वर्ष का 126 इंटू 100 अपॉन 2100, ठीक है ना, इंटू हो जाएगा 1। ये जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 21 से इसको आप कैंसिल करोगे 6 टाइम आएगा, तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 6%। अब उसने कहा गया कि यदि जो रेट आपका है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर वो 1% कम कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए, तो जो है आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, अगर मैं बात करूं कि न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट का होगा, तो आपने कहा 6 - 1, ये हो जाएगा आपका 5%। तो आपका जो है अब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 2100 रुपये उसका प्रिंसिपल है। अब 2 वर्ष का पूछा है, 5% की ब्याज की दर से कितना होगा, तो आपने कहा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा आपका 210 रुपीज़। कितना हो जाएगा 210 रुपीज़। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 1% डिक्रीज कर देते हैं तो जो आपका जो है उसका 2 वर्ष का 2100 रुपये, जो 2100 रुपये पे जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा आपका 210 रुपीज़। क्लियर है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 16 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ ट्रेन बी। To cover a distance of 384 kilometer, train B takes 4 hours less than train A. What is the speed of train B? ट्रेन A की गति ट्रेन B की गति से 16 किलोमीटर प्रति घंटे कम है। 384 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन B ट्रेन A से 4 घंटे कम लेती है। तो ट्रेन B की गति क्या है? तो देखिए भाई, यहाँ पे कह रहा है कि द स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 16 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ ट्रेन बी। ठीक है।
तो अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन ए is a किलोमीटर पर आवर, then स्पीड ऑफ ट्रेन बी कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा a प्लस 16 किलोमीटर पर आवर, a प्लस 16 किलोमीटर पर आवर। चूँकि जो a की गति है ट्रेन a की वह b से 16 किलोमीटर पर आवर कम है, तो अगर a की आपने 1 किलोमीटर पर आवर मानी है तो b कितनी हो जाएगी? a प्लस 16 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 384 किलोमीटर ट्रेन बी टेक्स 4 आवर्स लेस देन ट्रेन ए। तो अगर अब मैं बात करूं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, अब अगर मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार, तो यहाँ पे आपका क्या इक्वेशन बनेगा? तो आपने कहा कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम बराबर होता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? तो आपने कहा 384 किलोमीटर, ए अपॉन ए हो जाएगा क्योंकि ट्रेन ए की स्पीड कितनी है? 1 किलोमीटर पर आवर, माइनस 384 अपॉन ए प्लस 16, और इनके भी जो टाइम का डिफरेंस है वो है 4 आवर्स का, क्योंकि जो ट्रेन बी है उसको 4 घंटे कम लगते हैं ट्रेन ए की अपेक्षा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा जो है 384 और यहाँ पे हो जाएगा आपका a प्लस 16 हो जाएगा माइनस का 384 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4 इंटू, और ये हो जाएगा आपका a इंटू ए प्लस 16 हो जाएगा। इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा? इसका जरा इसे मल्टीप्लाई करेंगे 384 ए आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा आपका? जाएगा आपका 16 का मल्टीप्लाई कर दो 384 में, तो 384 में आप 16 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। सबसे पहले 10 का कर लीजिए तो हो जाएगा 3840, फिर 6 का कर दीजिए तो 6 4 जा 24, 2 आपका होल्ड हुआ, 6 8 जा 48, 48 और 2 हो जाएगा 50, 5 होल्ड हुआ, 6 3 जा 18, 18 और 5 हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 4 4 8 और 3 11, 3 2 5 और 1 हो जाएगा आपका 6, तो ये हो जाएगा आपका 6144 माइनस 384 ए आ जाएगा ना, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे ए होगा, क्योंकि जब आप एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? इक्वल्स टू इसका जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 इंटू ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस आपका 16a आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16a। अब देखो ये आपका 384 से 384 क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ से 4 का इसमें भाग देते हैं तो ये बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस 16a इक्वल्स टू कितना बचेगा? इसका जरा भाग दे दो इसमें, तो आपने कहा 4 2 जा 8 ज़्यादा 4 1 जा 4 हो जाएगा, बचेगा आपका 221 हो जाएगा, तो 4 5 जा 20, 1 बचेगा 14 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 3 जा 12 और 4 8 जा 24 नहीं 4 कितना बचेगा आपका? 24 बचेगा ना, तो 4 6 जा 24, ठीक है ना, 4 6 जा 24 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1536। समझ में आया कैसे? हमने इस 4 का डायरेक्ट इसमें भाग दे दिया, तो 4 1 जा 4 बचेगा यहाँ पे आपका 2, तो 21 हो जाएगा, 4 5 जा 20 बचेगा 1, तो ये 14 हो जाएगा, 4 3 जा 12 बचेगा 2, 24 हो जाएगा, 4 6 जा आपका 24। तो ये इक्वेशन बन के आपके सामने आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 16a और माइनस का है 1536। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं। अब अगर इसके फैक्टर करते हैं यहाँ पे देखो तो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 48a
माइनस का हो जाएगा 16a और माइनस का हो जाएगा 1536, ठीक है ना। इसका जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई, नहीं यहाँ पे आपको कर लेना पड़ेगा क्या, 32 ले लीजिए, 32 आएगा यहाँ पे। 48 से जब आप 32 को माइनस करेंगे तो 16a आ जाएगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो a अगर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये बराबर में किसके हो जाएगा, ये बराबर में हो जाएगा 0 के, ये बराबर में हो जाएगा 0 के। तो a जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका a प्लस 48 माइनस का जब आप यहाँ पे 32 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका अंदर a प्लस 48, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जो है आपका, जब यहाँ से माइनस का 16 बाहर लेंगे तो हो जाएगा a प्लस 48 और ये बराबर में हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पे देखो एक बनेगा a प्लस 48 और एक बनेगा आपका a माइनस 16, a माइनस 16 है, a माइनस 32 आ जाएगा, बार बार हम लोग 16 लिख लेते हैं उसको, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका जो है 32 आएगा, यहाँ पे 32 आएगा, ठीक है ना। तो a माइनस 32, समय और चाल कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते, तो यहाँ पे आपका a बराबर आ जाएगा 32, a बराबर कितना आ जाएगा 32 और a आपने क्या माना है, तो ट्रेन a की स्पीड आपने मानी है, तो ट्रेन a की स्पीड कितनी आ जाएगी आपकी 32 और ट्रेन b की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो ट्रेन b की स्पीड की अगर हम बात करें तो हो जाएगा आपका जो है 32 और प्लस का 16, तो ये आ जाएगा आपका 48 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी की स्पीड हो जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ट्रेन ए की स्पीड कितनी आ जाएगी आपकी 32 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन बी की स्पीड है a प्लस 16, तो 32 प्लस 16 हो जाएगा आपका 48 किलोमीटर पर आवर, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3 प्लस 2/6 डिवाइडेड 1/3 इक्वल्स टू 23/3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो अब देखो यहाँ पे आपको लगाना है BODMAS। जब भी सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ हमेशा क्या लगाइए आप, BODMAS, BODMAS। BODMAS के फुल फॉर्म की अगर बात करें तो B का मतलब होता है ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा, फिर B के बाद आता है O का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, तो फिर आपका मल्टीप्लाई होगा, फिर O के बाद फिर बात आती है D से मतलब फिर आपका डिवीजन होगा, फिर M का मतलब फिर आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा है, अगर ऑफ लगा है और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा है डिवीजन के साथ में, तो पहले ऑफ का मल्टीप्लाई होगा डिवीजन के पहले, और अगर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा है तो वह मल्टीप्लाई आपका डिवीजन के बाद होगा। क्लियर है। फिर आपका एडिशन लास्ट में आपका सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो यहाँ पर देखो आपको जो दिया गया है वो दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन आपका 3, ठीक है ना, ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया, प्लस का आपका है यहाँ पे 2/6 डिवाइडेड 1/3 इक्वल्स टू है आपका 23/3। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर जो सॉल्व भी करेंगे तो आपका कुछ भी सॉल्व करने लायक है ही नहीं, तो डायरेक्ट हम ऐसे ही इसको रख लेंगे। अब देखो यहाँ पे हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन 3 प्लस का 2/6। अब देखो जब आप जो है डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये संख्या रिवर्स हो जाती है, इक्वल्स टू हो जाएगा 23/3। अब देखो ये 3 2 जा 6 और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस आपका 4, यहाँ पे 1 बचेगा तो 3 आपका जो है इधर चला जाएगा, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 23 × 3/3। तो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 23 माइनस आपका हो जाएगा 7, तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 16। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 8, तो x बराबर आ जाएगा आपका रूट में 8, x बराबर क्या आ जाएगा रूट 8, x बराबर क्या हो जाएगा रूट 8, या x बराबर आप लिख सकते हैं
2√2, क्या लिख सकते हैं 2√2 भी इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ना तो √8 है ऑप्शन में, ना ही 2√2 है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा। तो जब भी आपसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं ना, हमेशा आप वहां पर क्या लगाएंगे, बॉड मॉस लगाएंगे। बॉड मॉस लगाइए और आसानी से आप आंसर को सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 2√2, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए 19th नंबर का क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स विथ रेडियस 9 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इज 13 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बिटवीन देम इज 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। उनके बीच एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर की आपका 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो दो सर्कल पहले हम ले लेते हैं, दो सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। दो सर्कल यहाँ पे हमने बना लिए, एक सर्कल हमारा ये हो गया, ठीक है, एक सर्कल हमारा ये हो गया, दूसरा एक सर्कल और ले लेते हैं, एक सर्कल और ले लेते हैं, एक सर्कल और ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, एक सर्कल आपने ये ले लिया, इन दोनों को हम यहाँ पे ऐसे मिला लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि एक की जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है और एक रेडियस आपकी 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमने एक सेंटर माना और एक की रेडियस 9 सेंटीमीटर, तो भाई ज़्यादा होगी, ठीक है ना। इसको आपस में मिलाना है ऐसे, ठीक है, क्लियर। तो एक की रेडियस 9 है तो 9 वाले की थोड़ा ज़्यादा बड़ी होगी रेडियस, इतनी है, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, ये रेडियस सेंटर हो गया। और एक की रेडियस 4 है तो 4 की तो थोड़ा सा कम होगी भाई, तो आपने कहा इसकी इतनी, ये हो गया, ठीक है, ये ठीक। अब कह रहा है देखो एक की रेडियस 4 है, एक की रेडियस 9 है, तो ये हो जाएगी आपकी 9, इसकी रेडियस ये है आपकी 9 और ये रेडियस है आपकी कितनी 4, ठीक है। और यहाँ से एक टेंजेंट लाइन इसको जो है क्या करती है, दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है और उनके बीच एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई है। तो यहाँ पर देखो उनके सीधे, तो यहाँ पे हम एक उभयनिष्ठ रेखा खींच लेते हैं, कुछ इस प्रकार से जाएगी जो दोनों को टच करेगी, इस प्रकार से। यहाँ पे देखो आपने मान लिया इसको A, इस पॉइंट को आपने A मान लिया और इस पॉइंट को आपने B मान लिया, ठीक है ना। अब देखो अगर हम यहाँ पर, और ये देखो यहाँ से इन दोनों सेंटरों के बीच की जो ये डिस्टेंस है ना, इन दोनों सेंटरों के बीच की जो डिस्टेंस है अर्थात ये हमको दी गई है 13 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 13 सेंटीमीटर। अब देखो अगर इसका सेंटर आपने C मान लिया और इसका सेंटर आपने D मान लिया तो CD की लंबाई कितनी दी गई है? CD की लंबाई कितनी दी गई? तो आपने कहा CD इक्वल्स टू दिया गया है आपका 13 सेंटीमीटर। अब देखो एक काम करते हैं, हम एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, कहाँ से? जो है BD से कहाँ पर? AC पर। और यहाँ पर देखो जो आपका CA है वो AB पर परपेंडिकुलर है, जो आपका DB है वो भी AB पर परपेंडिकुलर है। और एक परपेंडिकुलर हमने खींच दिया इस BD से इस जो है कहाँ पर? इस AC पर, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे इसको नाम दे दिया E, यहाँ पे इसको हमने नाम दे दिया E, ठीक है ना। अब देखो ये जो लाइन है, ये जो आपने परपेंडिकुलर खींची है, इसको जरा सही से खींच लेते हैं ताकि वो बराबर दिखे, ठीक है ना। एक लाइन हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर खींची कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब ये जो परपेंडिकुलर आपने खींचा है, इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया E, इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया, ये वाला जो पॉइंट है इसको नाम दे दिया आपने E। अब एक चीज देखो, जो आपका ED है वो किसके बराबर में होगा? AB के बराबर में होगा। अगर ED की आपको लेंथ मिल जाए तो AB आप वहां से निकाल सकते हैं, और AB की ही जो लेंथ चाहिए, क्योंकि जो आपकी ये जो आपने टेंजेंट लाइन खींची है AB, जिसको स्पर्श कर रही है, उसी की तो आपको लेंथ चाहिए। तो यहाँ पर देखो अगर बात करें
यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कितना है आपका, यहाँ पर जो है ये आपका BD कितना है 4 और AC कितना है, तो आपने कहा कि BD है आपका, BD है 4 सेंटीमीटर और AC है आपका जो है कितना 9 सेंटीमीटर। तो अगर मैं बात करूं कि EC कितना होगा, EC कितना होगा, तो आपने कहा कि 9 माइनस 4 ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, EC कितना हो जाएगा आपका 9 माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर तो आपका DE जो है इस पे परपेंडिकुलर है ना AC पर, तो यहाँ पे आप DEC ले लें, यहाँ पे आप ट्रायंगल ले लें, यहाँ पे आप ट्रायंगल ले लें DEC। जब आपने ट्रायंगल ले लिया तो यहाँ पे लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे आपको DE की वैल्यू निकलेगी, DE आपका परपेंडिकुलर है, तो DE बराबर क्या हो जाएगा, DE इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर EC का स्क्वायर, या फिर ऐसे कर लें आप, रूट के अंदर आपका जो है CD का स्क्वायर माइनस आपका EC का स्क्वायर। तो DC कितना है, DC या CD कह लीजिए 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है आपका 169 माइनस आपका हो जाएगा 25, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 144। कितना आ जाएगा 144, तो ये जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो आपका जो है DE कितना आ जाएगा आपका, DE आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। DE आ गया आपका 12 सेंटीमीटर, तो आपका जो AB है वो भी हो जाएगा कितना आपका 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और AB की ही लेंथ तो आपको चाहिए थी, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका जो है 20th नंबर का क्वेश्चन है कि A and B आर मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 200 मीटर इन द सेम डायरेक्शन, फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे वुड बी टुगेदर अगेन, speed of A is 23 meter per second and that of B is 30 meter per second. Assume that they start racing simultaneously from the starting point. A और B एक ही दिशा में 200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर चल रहे हैं। वह समय ज्ञात कीजिए जिसके बाद वे फिर से एक साथ होंगे। A की गति 23 मीटर पर सेकंड है और B की गति 30 मीटर पर सेकंड है। मान लें कि शुरुआती बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। तो बहुत सिंपल सा देखो, तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो A और B, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ट्रैक की वो कितनी दी गई है। अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो डिस्टेंस आपको दी गई है 200 मीटर, और यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे जो है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला। क्या लगाएंगे हम, तो S बराबर D अपॉन T। S क्या है आपकी स्पीड, D क्या है डिस्टेंस, T क्या है टाइम, और इसको हम क्या लिख सकते हैं T बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों देखो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक ही बिंदु से दोनों ने जो है दौड़ना शुरू किया है और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर बात आ जाएगी रिलेटिव स्पीड की। किसकी बात हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड की। तो जब भाई दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना, तो जब डायरेक्शन एक होता है तो रिलेटिव स्पीड आपस में घट जाती है, और जब जो है डायरेक्शन डिफरेंट होते हैं तो रिलेटिव स्पीड आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पे दोनों के जो दिशाएं, दोनों के जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होगी, जो रिलेटिव स्पीड होगी वो आपस में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो अगर हम बात करें रिलेटिव स्पीड की तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 30 माइनस 23, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 7 मीटर पर सेकेंड। तो इस 200 मीटर की डिस्टेंस को तय करने में उनको कितना समय लगेगा कि वो फिर से एक साथ वहाँ पर हो जाएंगे, कितने समय बाद। तो आपने कहा कि ये हो जाएगा आपका T बराबर हो जाएगा आपका डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, रिलेटिव स्पीड कितनी है 7 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 से तो 200 आपका कटेगा नहीं, 7 2 जा 14, कितना बचेगा आपका 660 हो जाएगा, 7 8 जा 56, 4 बचेगा।
4/7 सेकेंड आपका सही आंसर आएगा। 28 सेकेंड, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। वो जो है 28⁴/7 सेकेंड के बाद फिर से वो एक साथ हो जाएंगे। क्लियर है, फिर से वो शुरुआती बिंदु पर पहुंच जाएंगे। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि 2 ट्रेन्स आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स एंड दे ट्रेवल एट द रेट ऑफ 25 miles per hour and 30 miles per hour. If the first train leaves an hour earlier than the second train, how long will it take for the second train to catch up with the first train? दो ट्रेनें समानांतर पटरियों पर चल रही हैं और वे 25 मील प्रति घंटा और 30 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करती हैं। यदि पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 1 घंटा पहले चलती है तो दूसरी ट्रेन को पहली ट्रेन के बराबर आने में कितना समय लगेगा? तो देखो भाई, दो ट्रेनें हैं, दोनों पैरेलल पटरियों पर चल रही हैं, तो एक ही डायरेक्शन पर चल रही हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ट्रेन की जो स्पीड है वह है 25 माइल पर सेकेंड, ठीक है ना, 25 माइल पर सेकेंड नहीं, पर आवर। और जो सेकेंड ट्रेन है उसकी स्पीड है 30 माइल पर आवर, 30 माइल पर आवर। अब दोनों चूंकि समान दिशा में जा रही हैं तो रिलेटिव स्पीड आपस में घट जाएगी। अब यहाँ पर देखो दिया, जो पहली ट्रेन है वह दूसरी ट्रेन से 1 घंटे पहले निकल जाती है, मतलब जो दूसरी ट्रेन है वह 1 घंटे बाद चली। अच्छा, पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है? 25 माइल पर आवर, तो उसने 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली? फर्स्ट ट्रेन ने, जो आपकी फर्स्ट ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन 1 घंटे पहले चली, फर्स्ट ट्रेन 1 घंटे पहले चली, तो उस फर्स्ट ट्रेन ने 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली? तो आपने कहा 25 मील की दूरी उसने तय कर ली, 25 मील की दूरी उसने तय कर ली। अभी इस 1 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन भी चल दी, इस 1 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन चल दी। तो अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव स्पीड की बात करूँ, अगर मैं रिलेटिव स्पीड की बात करूँ, रिलेटिव स्पीड, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? आपस में घट जाएगी। तो 30 माइनस 25, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी आपकी 5 माइल पर आवर। कितना जाएगा? 5 माइल पर आवर, ठीक है ना। अब जो है, जो पहली ट्रेन 1 घंटे पहले चली है वह 1 घंटे में जो है 25 माइल ही तो गई है, तो यही डिस्टेंस तो उसको कवर करनी है, क्योंकि 1 घंटे बाद दूसरी ट्रेन भी चल दी। तो इस 25 माइल की दूरी को उसको तय करने में कितना समय लग जाएगा? सेकेंड जो ट्रेन है, सेकेंड ट्रेन को इस 25 माइल की दूरी को तय करने कितना समय लग जाएगा? तो आपने कहा t बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है? 25 माइल, स्पीड कितनी है आपकी? 5 माइल पर आवर, ये रिलेटिव स्पीड हो गई, तो इसको समय लग जाएगा 5 घंटे का, 5 आवर। तो उसको कैच करने में कितना समय लगेगा? तो अगर हम बात करें कि कितना समय उसको टोटल लग जाएगा, तो कितने समय में उसको कैच कर लेगी, तो भाई 5 आवर ये हो गए, और 1 घंटे पहले जो वो चल चुकी थी, जो 1 घंटे पहले वो जो है आपकी पहली ट्रेन चल चुकी थी, तो 5 + 1 ये हो जाएगा आपका 6 आवर, 6 घंटे उसको लग जाएंगे उस ट्रेन को कैच करने में। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 आंसर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, 6 होगा। कैसे भाई? 5 घंटे में तो वह जो है 5 माइल की दूरी तय कर पाएगा, उसके जो है जो उसने 1 घंटे में जो दूरी पहले चल चुकी, उस दूरी को वो तय करेगी, और जो 1 घंटे पहले वो चल चुकी थी, ठीक है ना, तो 1 घंटा वो हो गया, तो उसको 6 घंटे लग जाएंगे जो है इस पहली ट्रेन को कैच करने में। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है कि अ मैन 50 years old has 8 sons born at equal intervals. The sum of the age of the father and son is 186 years. What is the age of the eldest son if the youngest is 3 years old?
50 वर्ष के एक व्यक्ति के 8 पुत्रों का जन्म समान अंतराल पर हुआ है। पिता और पुत्रों की आयु का योग 186 वर्ष है। सबसे बड़े पुत्र की आयु कितनी है यदि सबसे छोटा 3 वर्ष का है? तो बहुत सिंपल सा है, देखो ये बहुत सिंपल सा है। अब छोटा पुत्र आपका जो है 3 वर्ष का है, तो अब ये एक अंतराल पर सब पैदा हुए, 8 पुत्र हैं उसके, तो टोटल जो इन सब की जो एज का जो सम है कितना है आपका 186। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो 50 तो हो गई फादर की उम्र प्लस 3 वर्ष का हो गया छोटा वाला लड़का, ठीक है, प्लस दूसरा लड़का कितने का होगा? तो आपने कहा A प्लस 3 वर्ष का। फिर तीसरा वाला कितने का होगा? तो आपने कहा हो जाएगा 2A प्लस 3 वर्ष का, ठीक है ना। फिर इसके बाद चौथा कितने का होगा? तो आपने कहा हो जाएगा 3A प्लस 3 का। फिर आपका चौथा कितने का होगा? 1 2 3 4 नहीं, पाँचवा कितने का होगा? तो आपने कहा हो जाएगा 4A प्लस 3, 4A प्लस 3। इसके बाद जो आपका जो है छठवां कितने का होगा अंतराल में? तो 5A प्लस 3, ठीक है ना। इसके बाद सातवां कितने अंतराल पे होगा? तो आपने कहा 6A प्लस 3, कितना हो जाएगा आपका? 6A प्लस 3, 6A प्लस 3। और जो आठवां है वो हो जाएगा आपका 7A प्लस 3, और इनका जो टोटल सबका सम है वो है आपका 186 के बराबर, ठीक है ना। इसमें फादर की एज 50 ईयर, 3 वर्ष जो है सबसे छोटा वाला पुत्र है वो है उसका, तो 3 उसकी, और ये जो उनका अंतराल है तो 3 के अंतराल में सब पैदा हुआ। तो पहला आपका A प्लस 3, तीसरा आपका 2A प्लस 3, चौथा आपका 3A प्लस 3, पाँचवा आपका 4A प्लस 3, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसको काउंट कर लो कितना हो जाएगा? तो 50 ये हो गया, 50 प्लस 3 कितने हैं देखो जरा? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 3 जा 24 ये हो जाएगा, प्लस A को काउंट कर लो, A कितने हो जाएंगे? तो A 2A तो 3A, 6A, 10A, 15A, 21A, 28A, हो जाएगा 28A इक्वल्स टू हो जाएगा 186। कितना हो जाएगा? 186 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 28A इक्वल्स टू 186 माइनस कितना हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा 74। कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा ना। 4 और 5 to 7 74। कितना आ जाएगा आपका ये? 6 माइनस 4 तो ये जाएगा 2, 8 माइनस 7 तो 1 1, तो ये 28A, तो A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? तो 2 4 जा 8, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 और 3 11, 4 टाइम जाएगा, तो A इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 4। A इक्वल्स टू आ जाएगा 4। तो यहाँ पूछ रहा है कि द यंगेस्ट व्हाट इज द एज ऑफ द एल्डेस्ट सन। तो अगर हम बात करें कि एज ऑफ द एल्डेस्ट सन, एज ऑफ द एल्डेस्ट सन कितना है आपका? ये है आपका 7A प्लस 3। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 4, तो 7 इंटू 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका जो है 31 ईयर। सबसे जो बड़ा पुत्र है वो आपका 31 वर्ष का है, तो ऑप्शन जो है आपका C बिल्कुल सही आंसर होगा। जो सबसे बड़ा लड़का है वो आपका 31 वर्ष का है, सबसे छोटा वाला आपका 3 वर्ष का है, और फिर उसके अंतराल में सब आप यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन C आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 23rd नंबर का क्वेश्चन है कि पाइप A एंड B कैन फिल अ टैंक 8 hours and 12 hours respectively, whereas pipe C can empty the full tank in 6 hours. A and B are opened for 3 hours and then closed, and C is open instantly. C will empty the tank in. पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप C पूरी भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। A और B को 3 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, और C को तुरंत खोल दिया जाता है। C टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा?
तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन है कि जो है पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक 8 आवर्स एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली, वेयर एज पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 6 आवर्स। तो यहाँ पर देखो, अब देखो जो भी किसी कार्य को करने में जो समय लगता है वह इफिशियंसी के अकॉर्डिंग लगता है। जिसकी जितनी इफिशियंसी होगी उसी के अकॉर्डिंग तो वो काम करेगा और अपनी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग ही वो समय लेगा। तो यहाँ पर देखो ए जो है, ए किसी टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, तो आपने कहा 8 घंटे में। बी उस टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, 12 घंटे में। और सी उस टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने ए के ऊपर प्लस लगा दिया चूंकि ये फिल कर रहा है, बी भी फिल कर रहा है तो प्लस, और सी क्या कर रहा है उसको एम्प्टी, तो उसके ऊपर माइनस लगा दिया। अब इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, 8, 12 और 6 का, तो यहाँ से टोटल वर्क मिल जाएगा। तीनों का एलसीएम हो जाएगा 24, तीनों का एलसीएम हो जाएगा 24। तो अब इनकी इफिशियंसी आ जाएगी 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, 6 4 जा 24। ठीक है ना। ए की इफिशियंसी एक दिन में 1 घंटे में 3 यूनिट काम करने की है, बी की इफिशियंसी 1 घंटे में 2 यूनिट काम करने की है, और सी की इफिशियंसी 1 घंटे में 4 यूनिट काम करने की है। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि ए एंड बी आर ओपन फॉर 3 आवर्स एंड देन क्लोज्ड एंड सी इज ओपन इंस्टेंटली। तो भाई 3 घंटे के लिए ही ए और बी को ओपन किया गया है, तो 3 घंटे में ए और बी कितनी टंकी भर पाएंगे। तो आपने कहा कि ए और बी की दोनों को मिला के इफिशियंसी कितनी है, ए और बी की दोनों को मिला के इफिशियंसी कितनी है। तो आपने कहा ए की इफिशियंसी 3 है, बी की इफिशियंसी 2 है, दोनों की मिल की इफिशियंसी 5 है। तो 3 घंटे में यह कितनी टंकी भर पाएंगे। तो आपने कहा 3 × 5 15 लीटर टंकी भर पाएंगे। 3 घंटे के बाद सी को, ए और बी को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब किसको ओपन कर दिया गया, सी को। सी को 3 घंटे के बाद ओपन कर दिया गया। सी की जो क्षमता कितनी है आपकी, 4 जो है यूनिट काम करने की है 1 घंटे में। तो 15 ही यूनिट पानी को निकालने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो 15/4 हो जाएगा। तो 4 3 जा 12, 3 आपका 15/4 आवर। सी को जो है 3 सही 3/4 घंटे लग जाएंगे उस टंकी को खाली करने में। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया भाई। ए और बी की जो मिला के क्षमता है वो है आपकी 5 यूनिट काम करने की, दोनों को केवल 3 घंटे के लिए ओपन किया गया। तो 3 घंटे में केवल 15 लीटर टंकी भर पाई। अब 15 लीटर पानी को खाली करने में सिर्फ कितना समय लगेगा, 3/4 आवर्स लग जाएंगे। तो ऑप्शन सी डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि बिमला एंड सुरजीत ज्वाइंटली स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 9,000 एंड 10,500 rupees respectively. After 4 months, Jaya joined their business by investing 12,500 rupees. But Surjit withdrew to 2,000 rupees. At the end of the year, there was a profit of 4,770 rupees. Find the share of Jaya. बिमला और सुरजीत ने संयुक्त रूप से क्रमशः 9,000 और 10,500 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद जया 12,500 रुपये का निवेश करके उनके व्यवसाय में शामिल हो गई, लेकिन सुरजीत ने 2,000 रुपये निकाल लिए। वर्ष के अंत में 4,770 रुपये का लाभ हुआ। जया का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा है। देखो, अब देखो भाई, जो प्रॉफिट जो लोगों के बीच शेयर किया जाएगा, तो जिसने जितना अमाउंट जितने समय के लिए इन्वेस्ट किया होगा उसी के अकॉर्डिंग तो उसको प्रॉफिट दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो 3 लोग हैं, बिमला है, सुरजीत है और एक कौन है, एक जया है। तो बी से हम बिमला को ले लेते हैं। बिमला ने अपना 9,000 रुपीज पूरा का पूरा जो है 12 मंथ के लिए लगा दिया, क्योंकि एक वर्ष के लास्ट में जो है वर्ष के लास्ट में उनको 4,770 रुपीज का प्रॉफिट हुआ जो उनको शेयर करना है आपस में। तो बिमला ने पूरा का पूरा 9,000 रुपीज 12 मंथ के लिए लगा दिया। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बात आती है सुरजीत की, तो एस से सुरजीत कर लेते हैं। सुरजीत ने लगाए शुरुआत में 10,500 रुपीज। सुरजीत ने लगाए 10,500 रुपीज, लेकिन बाद में उसने क्या किया, 4 महीने बाद उसने 2,000 रुपये विथड्रॉ कर लिए, निकाल लिए। तो ये जो है उसने लगाया केवल 4 मंथ के लिए,
2,000 रुपये निकालने के बाद उसके पास बचे 8,500 और ये उसने लगा दिए कितने मंथ के लिए, 8 मंथ के लिए। यहाँ पे प्लस लगा दो 8 मंथ के लिए। अब यहाँ पर बात आती है जया की, तो जे से हो गया जया। जया ने 12,500 रुपीज अपना लगाया है केवल 8 मंथ के लिए, ठीक है ना। 8 मंथ, क्योंकि 4 महीने बाद वो आई है ना। और 4 महीने बाद सुरजीत ने 2,000 रुपये निकाल लिए थे, तो 10,500 रुपये उसके 4 महीने तक तो लगे रहे, लेकिन बाद में उसने 2,000 रुपये निकाल लिए, तो अब उसके 8,500 रुपये लगे रहे 8 महीनों के लिए। अब देखो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ जाएगा भाई, तो यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12 9 जा 108 000। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे रेशियो लगा दो ऐसे, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा ये रेशियो का सिंबल यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 400 400 400 4 5 जा 20 42 आ जाएगा, है ना। प्लस का कितना हो जाएगा आपका 800 800 8 5 जा 40 और 8 8 जा 64 और 4 हो जाएगा आपका 68, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा रेशियो में आपका, ये आ जाएगा जो है 800 800 8 5 जा 40 8 2 जा 16 और 4 हो जाएगा आपका 20 8 1 जा 8 और 2 हो जाएगा आपका 10। अब देखो कितना बन जाएगा ये हो जाएगा आपका 108 000। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, तो आपने कहा 0 0 0 0 8 2 10 6 + 4 10 और 1 हो जाएगा आपका 11 और ये रेशियो आ जाएगा आपका 10 1 2 3 4 0। अब देखो यहाँ पे तो आपने कहा कि देखो ये 3 0 से आपकी 3 0 कैंसिल हो गए, ये 3 0 आपके ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे किसका हिस्सा पूछा है, जया का हिस्सा कितना है, ठीक है ना, जया का शेयर कितना है। तो अगर हम बात करें जया के शेयर की, जया शेयर, तो यहाँ पर देखो टोटल प्रॉफिट कितना है, तो आपने कहा 4,770 रुपीज़। टोटल जो है रेशियो कितना है 108 110 और 100 को जरा आपस में ऐड कर दो, तो 108 और प्लस 100 आपका 208 हो गया। 208 में आप 110 को और प्लस कर दो, कितना हो जाएगा आपका, ये 8 आ जाएगा। 208 को प्लस करना है तो ये 8 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 318 और इसमें से जया कितना है आपका 100 रुपीज़, ठीक है ना भाई। यहाँ पे रेशियो के जैसे जया कितना है आपका 100 ही तो है, तो इंटू 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 318 का जरा भाग दे दो किसमें, जो है 4,700, 318 का भाग दे दो आप किसमें 4,770 में, कितनी बार भाग जाएगा, 3 2 जा 6 तो 1 टाइम जाएगा 1, 318 आ जाएगा। 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा 9, 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपका 5, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 0 आ जाएगा। 3 5 जा 15, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 और 4 हो जाएगा 9, तो 15 टाइम जाएगा, ये 15 टाइम जाएगा और 15 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 15 इंटू 100 हो जाएगा आपका 1500, 15 इंटू 100 हो जाएगा आपका 1500। तो जया का जो शेयर है वो है आपका 1500, उस प्रॉफिट में जो है जया का जो शेयर है वो कितना है आपका 1500, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो प्रॉफिट हुआ है 4,770 रुपीज़ का, उसमें जो जया का हिस्सा है वो केवल कितना है आपका 1500 रुपीज़ है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि राम स्पेंड 80% ऑफ द इनकम, इफ हिज इनकम इंक्रीज बाई 12% एंड द सेविंग डिक्रीज बाई 10%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर। राम आय का 80% खर्चा करता है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी आती है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर देखो हमने मान लिया कि राम की जो इनकम है,
राम की जो इनकम है वो 100 रुपीज है, ठीक है ना। तो उसमें उसने स्पेंड कितना कर दिया, 80%। तो जो उसका एक्सपेंडिचर है, जो उसका व्यय है, अर्थात जो उसका एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, जो उसका एक्सपेंडिचर है वो है आपका 80%, अर्थात 80 रुपीज। तो सेविंग कितने की हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी जो है उसकी 20 रुपीज की। भाई इनकम है उसके 100 रुपीज, 80 रुपीज उसने क्या कर दिया, व्यय कर दिया, स्पेंड कर दिए, तो 20 रुपीज उसने सेव कर लिए। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि जो उसकी इनकम है, जो उसकी इनकम है, यदि वो उसको यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाए, 12% वो इंक्रीज हो जाए, तो अब अगर हम बात करें नाउ न्यू इनकम, न्यू इनकम, न्यू इनकम, तो आपने कहा कि भाई पहले 100 थी, 12% बढ़ गई, तो न्यू इनकम हो गई 112 रुपीज, न्यू इनकम हो गई 112 रुपीज। और जो उसका जो है सेविंग है उसको 10% क्या कर दिया जाए, जो है डिक्रीज कर दिया जाए, तो सेविंग कितनी हो जाएगी। अगर हम बात करें न्यू सेविंग की, न्यू सेविंग कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा 20 में जो 20 रुपीज सेविंग थी उसमें 10% उसको हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो जो सेविंग है वो आपकी 2 रुपये कम हो गई, तो 20 - 2, अब सेविंग हो गई आपकी 18 रुपये, ठीक है ना। सेविंग कितनी हो गई, 18 रुपये। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, अब जो उसका व्यय कितना हो गया, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना हो गया, व्यय कितना हो गया, तो आपने कहा कि 112 - 18, 112 - 18 कितना हो जाएगा आपका 94 रुपीज जो है अब उसका एक्सपेंडिचर हो गया। तो कितने प्रतिशत एक्सपेंडिचर बढ़ा है, कितने परसेंट आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा है, कितने परसेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा है। अगर हम बात करें तो जो व्यय है उसका वो कितने परसेंट बढ़ा है, तो आपने कहा पहले उसका 80 रुपीज़ था, अब 94 हो गया, तो 94 - 80, और 80 की रिस्पेक्ट में ही तो बढ़ेगा, और इंटू हो जाएगा आपका 100, तो ये हो जाएगा आपका कितना 14 रुपीज़ बढ़ गया, 14/80 इंटू हो जाएगा आपका 100। 0 से 0 कैंसिल कर दो, ठीक है ना। एक काम करो, रुक जाओ, ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे जो है इसको 0 रहने दो, यहाँ 80 रहने दो, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, ठीक है। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और 25 7 जा 175, तो 17.5% आपका आंसर आ जाएगा। 17.5% एक्सपेंडिचर उसका बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया भाई। पहले उसकी इनकम 100 रुपीज़ थी, एक्सपेंडिचर 80 रुपये था, सेविंग 20 रुपये थी, अब उसकी नई इनकम 112 रुपये हो गई, और जो उसकी सेविंग थी वो भी 10% घट गई, अर्थात 20 रुपये से वो 18 रुपये उसकी सेविंग हो गई। तो भाई उसका जो एक्सपेंडिचर है वो हो गया 94 रुपीज़, पहले अब 94 रुपीज़ था, पहले 80 रुपीज़ था, तो 14 रुपीज़ उसका क्या हो गया, बढ़ गया, किसके रिस्पेक्ट में, 80 रुपीज़ के रिस्पेक्ट में, तो 17.5% उसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से और कम समय में मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।